दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की। अभी आपने जस्ट पिछले वीडियो में देखा कि परावर्तन क्या होता था, प्रकाश क्या होता था और परावर्तन की घटना कैसे होती थी। आपने जिन बच्चों ने नहीं देखा, नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और प्रकाश के परावर्तन को समझिए। उसके बाद आप इस अपवर्तन वाले चैप्टर को भी ध्यान से समझना। ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जरा इसको पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक एग्जाम्पल आप बताइए। मैं मान लो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इस एग्जाम्पल के आगे हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये कोई एक रास्ता है, ये कोई एक जगह हो गई, आप ये ऐसे रास्ता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए यहाँ से आ रहे हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, एक एक चीज क्लियर होगी। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपको इधर की तरफ आना है। आप जब इधर की ओर आ रहे हैं और रास्ते में आपने देखा दोस्तों किसी का घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? किसी का घर बना हुआ। तो आप क्या करेंगे? एक क्वेश्चन है मेरा, आप बताइए पहले। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक घर बना हुआ है किसी दूसरे इंसान का, तो आप उस समय करेंगे क्या? ऑब्वियसली स्पष्ट है कि आप उसके घर में सीधे टकराए तो जाएंगे नहीं, आप अपने रास्ते को थोड़ा सा मोड़ लेंगे कि चलिए भैया ऐसे नहीं जाते, हम ऐसे ही चले आएंगे। तो आप सीधे ना जा करके इधर की ओर मुड़ जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। फिर मान लीजिए आपको यहाँ से ही जाना है तो आप इस तरीके से फिर ऐसे घूम करके जा सकते हैं। क्या मैं क्लियर हूँ? मैं सही हूँ? आप बताइए। मान लीजिए इस घर, कोई आपको जाना यहाँ पे है लेकिन आपके पास रास्ते में दिक्कत, एक घर आ गया, तो आप अपने रास्ते से भटक के ही तो जाएंगे। यानी अपने रास्ते जैसे जाना है उस रास्ते पे ना जा करके दूसरे रास्ते से होकर के जाएंगे। ये बात तो होगी ना? बिल्कुल। तो दोस्तों यही घटना होती है प्रकाश के लिए भी। आखिर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों दिया, है ना? तो प्रॉब्लम यही है कि पहले आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर समझना। तो दोस्तों क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ले लिया, ये पारदर्शी माध्यम होता है। ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले आपने जब वीडियो लेक्चर देखा कि उसमें हमने देखा था आप परावर्तन जो होता था, परावर्तन में परावर्तक तल कैसा होता था? अपारदर्शी होता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका तल होगा, ये तल आपका कैसा होगा दोस्तों? ये तल होगा आपका पारदर्शी। उसमें अपारदर्शी होता था और इसमें पारदर्शी होगा। तो देखिए दोस्तों ये तल हो गया। अब जैसे प्रकाश की किरण एक यहाँ पे आई, ठीक है ना, तो इसमें क्योंकि ये पारदर्शी है दोस्तों, पारदर्शी है तो ये प्रकाश की किरण दूसरे रास्ते में चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आप जब इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कांच की बोतल ले लीजिए, उसमें क्या करना, आप जब उसमें एक पेंसिल को डाल करके रखेंगे तब आप देखना क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। जब आप उसमें पेंसिल को डाल के रखेंगे ना तो पेंसिल आपको तिरछा दिखाई देगी। यानी कि मान लीजिए आपकी प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो ये जाना चाहिए इसको सीधे सीधे, लेकिन ये पता है क्या होगी दोस्तों? ये ऐसे जाएगी किरण। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपने रास्ते से भटक क्यों रही है? क्या कोई इसको धक्का मार रहा है? तो प्रॉब्लम यही है, यहीं से आपका ये अपवर्तन की घटना जन्म लेती है। तो जरा इसको पहले समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब याद रखना कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, माध्यम किससे? एक माध्यम से, यानी कि माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जब भी जाएगी, माध्यम एक क्या हो सकता है वो बाद की बात है, कुछ भी हो सकता है। हवा से पानी में जाएगा, पानी से हवा में जाएगा, हवा से कांच में जाएगा, पानी से कांच में जाएगा। तो ये हो गई घटनाएं। तो क्या है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित तो हो जाती है। क्या होती है? विचलित। जैसे आपने अभी एग्जांपल में देखा ना कि आप जा रहे थे किसी रास्ते से, रास्ते में एक घर पड़ गया तो आप क्या हो गए? अपने रास्ते से विचलित होकर के आप ऐसे जाने लगे ना, तो बिल्कुल यानी आप भी अपने रास्ते से विचलित हो गए। तो वही हो गया कि अपने रास्ते से विचलित हो जाती है ये प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से, अपने रास्ते से विचलित हो जाने की जो घटना होती है, इस पूरे फिनोमिना को, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो परावर्तन होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर?
तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी घटना होगी। तो अब प्रकाश की किरण में ये घटना होगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते कुछ को भटक जाएगी। कभी जाना होगा इधर, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आपको घर में एक कॉल आई, घर में आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, समझना, आप जब आप पढ़ाई कर रहे थे अचानक से आपका मोबाइल रिंग होता है, हेलो कौन, तो आप क्या बोलते हैं, हेलो कौन, वो वाला हेलो कौन नहीं, कोई भी बात करते हैं आप तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई से आप भटक जाते हैं ना। पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे गोपी किशन सर, लेकिन अब आपका ध्यान कहाँ हो गया, वो फोन वाले भाई साहब की ओर या फोन वाली बहन जी की ओर, आपका ध्यान भटक गया, यानी आप भी अपने रास्ते से भटक गए। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। तो इसी को, घटना को, भटकने को, भटकाव को ही, यानी डिस्ट्रैक्शन को, वेरी गुड, डिस्ट्रैक्शन सही वर्ड आप पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन, यही आपका क्या कहलाता है, अपवर्तन। क्लियर है? तो प्रकाश का अपवर्तन ही हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं आपको कि ये सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। तो सघन का मतलब होता है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका माध्यम है, इस माध्यम में हम यहाँ पे क्या कर दें, थोड़ा सा ठोस वाली, यानी जिन चीजों के अणु पास पास हो, आपने ये चीज पढ़े ना, जिन चीजों के अणु पास पास, मान लो हम यहाँ पे पानी भर देते हैं और यहाँ पे हम हवा कर देते हैं। याद रखना, पहले में मैंने भर दिया पानी, दूसरे में हवा। अब आप ये जानते ही हो दोस्तों कि पानी के अणु क्या होंगे, जरा आपको मैं बता दूं, अगर पानी की हम बात करें तो पानी के अणु क्या होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर। लेकिन जब हवा की बात करेंगे तो हवा के अणु कैसे होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे दूर दूर। बताओ किसके अणु पास पास है और किसके अणु दूर दूर है। तो यानी पानी के अणु पास पास है और हवा के अणु दूर दूर, तो यानी कि पानी जो आपका हो जाएगा सघन, पानी क्या हो जाएगा, सघन, और जो हवा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी विरल। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम कांच ले लें, मान लो पानी की जगह हम ले लेते हैं कांच और फिर हम ले लेते हैं पानी, तो अब इसमें क्या अंतर आ जाएगा, आप देखिएगा दोस्तों, कांच के अणु पानी की तुलना में पास पास होंगे या नहीं, इन दोनों की तुलना कराएंगे ना पहले। कांच के अणु कैसे हो जाएंगे, ठोस होगा, तो कांच के अणु बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, देखिएगा बिल्कुल, ये लो कांच के अणु ऐसे पास पास हो जाएंगे, ठीक है, और पानी के अणु ऐसे हो जाएंगे, ये थोड़ा दूर दूर, टच में नहीं रहेंगे, बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहेंगे। तो अब कांच और पानी में सघन क्या है, कांच सघन हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये होता है सघन यानी जिसके अणु पास पास, विरल यानी जिसके अणु दूर दूर। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखनी है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, कैसे, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम पानी होगा ये बात, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, वो अविलंब से दूर हटेगी। जरा अब आपको मैं इस चीज का पूरा क्लियर करके बता देता हूँ, जरा इसको, ये क्लियर हो गया ना। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम से फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ कंप्लीटली पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम स्टडीइंग, व्हाट आई एम टीचिंग यू। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये एक हो गया आपका परावर्तक तल, सॉरी ये यहाँ पे ये अपवर्तक तल बोला जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम अपवर्तन की घटना को अंजाम दे रहे हैं ना, तो ये अपवर्तक तल हो गया। अब देखना, प्रकाश की किरण यहाँ पे ऐसे आती है, ठीक है, प्रकाश की किरण आई ऐसे, और इसको दोस्तों जाना भी तो ऐसे ही चाहिए, ये देख लो, यानी कि प्रकाश की किरण दोस्तों ऐसे आती है। मैं फिर से पूरा डायग्राम बना के देखता हूँ, यानी लाल रंग का जो आप देखेंगे, प्रकाश की किरण ऐसे आती है और इसको ऐसे सीधे सीधे चले जाना चाहिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों होता कुछ उल्टा ही है। उल्टा क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2, और नीचे का माध्यम मान लिया हमने विरल है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो नियम क्या कहता है, विलंब से दूर। अब अभिलंब क्या होता है कि जो आपका तल है, आपका जो तल है, तल के अगर हम लंबवत एक रेखा खींच दें, लंबवत यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हुई अगर हम कोई एक रेखा को खींच देते हैं तो दोस्तों यही आपकी क्या कहलाती है, ये आपका कहलाएगा अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब। फिर से देखिएगा,
कि तल के लंबवत जो रेखा होती है, तल के लंबवत खींची गई रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। अब दोस्तों क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि ये अभिलंब की पूरी लाइन ये भी अभिलंब कहलाएगा। अब इसको जाना चाहिए ऐसे, देखना दोस्तों, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ध्यान से समझना, ये जाएगी आपकी ये किरण ऐसे चली जाएगी। नहीं समझे? लाल वाली लाइन को मैं डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो ध्यान से कि इसको जाना ऐसे चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए ऐसे, बट रियल में कैसे जाएगी आपकी, इस तरफ से चली जाएगी ये। फिर समझ लो, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और ऊपर आपने पढ़ा ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलन होगा। विचलन यानी कि अपने रास्ते से हटेगी, विचलन मतलब अपने रास्ते से हट जाना। विचलन का क्या मतलब होता है, समझ लो आप, विचलन का मतलब होता है दोस्तों अपने रास्ते से हट जाना, अपने रास्ते से हट जाना या मुड़ जाना, ये कहलाता है हमारा विचलन। तो यहाँ पे अपने रास्ते से क्या होगी, हट जाना चाहिए सीधे, लेकिन क्या होगी, हट जाएगी दूर, तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। ये हुई सघन माध्यम के बारे में, ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिए कि प्रकाश की, ये अभी अपवर्तन का नियम नहीं है, अभी मैं रूल बता रहा हूं, अभी आपको ये चीज समझ लो, अपवर्तन का नियम अभी बाद में बताएंगे। तो क्या हो गई दोस्तों कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट गई। देखो यहां से क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई, यहां से दूर हो गई, ठीक है। अब लेकिन देखना दोस्तों, दूसरा कंडीशन, जो दूसरा नियम क्या कहता है कि जब विरल से सघन में, अब मान लेते हैं हम पहले माध्यम को विरल मान लेते हैं, पहले माध्यम को दोस्तों अब हम मान लेते हैं विरल माध्यम है और दूसरे माध्यम को मान लेते हैं सघन माध्यम है, तो क्या ये घटना यही होगी या बदलेगी? ध्यान से समझना, अब ये कंडीशन नहीं होने वाली आपकी, जो दूर हो रही थी ये नहीं होगी। अब मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। देखो दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण क्या हुई, प्रकाश की किरण अब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आने लगी, प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर, अभी अभिलंब से दूर हट रही थी, जाना ऐसे चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, अपने रास्ते हटना ही है इसको, उधर ना जा करके अब ये इधर की ओर जाएगी ऐसे। ये देख लो, प्रकाश की किरण क्या हो गई, जाना उधर चाहिए लेकिन उधर से इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो रही है, अभिलंब की ओर मुड़ रही है। क्या हो रही है, मुड़ रही है किधर, अभिलंब की ओर, ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है, यानी कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बात क्लियर है? फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर आ जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। ये बात क्लियर है दोस्तों आपको? चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें कुछ और भी पॉइंट आते हैं। ये बात क्लियर है? तो मैं चलिए इसी घटना को ले लेता हूं और इसी के संदर्भ में आपसे बातें करता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं मैं दोनों में कोई भी एक घटना को पढ़ा सकता हूं। अब आप इस घटना को मान लीजिए, यही घटना देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आपने देख लिया ये जो प्रकाश की आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब परावर्तन में उसी माध्यम में जाती थी, इसमें उसी माध्यम में ही जाएगी, इसमें दूसरे माध्यम में जाएगी, तभी तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही। देखो ना परिभाषा ही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, पक्का जाएगी ये, तो अपवर्तन होगा। तो ये हो जाए आने वाली किरण आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण कौन सी है? ये वाली नहीं है फिर दोस्तों, जाने वाली किरण हमारी ये वाली काली वाली है, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी ये? अपवर्तित किरण। फिर से परिभाषा समझ लीजिए कि प्रकाश के किरण के आने वाली किरण को, प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तन के पश्चात, ये पूरी घटना को अपवर्तन बोलेंगे, और अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। फिर से प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को, अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। और जो तल, जिस तल पर ये घटना होगी, जिस तल पर अपवर्तन की घटना होती है उसे हम बोलेंगे अपवर्तक तल। जिस तल पर अपवर्तन की घटना होती है उसे बोलते हैं अपवर्तक तल। और अपवर्तक तल पे लंबवत खींची गई रेखा,
रेखा अपवर्तक तल पर लंबवत यानी 90 अंश के कोण पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अपवर्तक तल पर लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर? जल्दी से दोस्तों लाइक कर दो अगर लाइक समझ में आ रहा तो, ध्यान से समझना। ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें अपवर्तन के नियम की। तो अपवर्तन के नियम से पहले एक चीज और कि अब पहले हमें ये तो पता होना चाहिए दोस्तों कि आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो देखो दोस्तों अभिलंब मालूम हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। फिर से बोलिए मेरे साथ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये हो जाएंगे, ठीक है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये अभिलंब कहलाएगा ना क्योंकि 90 अंश पे है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2-3 बार इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। हम इसको I और R से क्रमशः प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जरा इसके परावर्तन के नियम की हम चर्चा करते हैं। परावर्तन के नियम की चर्चा यहाँ हो रही है, ध्यान समझना। परावर्तन का जो नियम है दोस्तों उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे इधर करने वाले हैं। तो क्या होता है परावर्तन का, अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन के भी दोस्तों 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है समझिएगा। पहला नियम होता है दोस्तों कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, कौन कौन से? आपतित किरण, आपतित किरण, फिर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब, ये दोनों एक ही बात है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो इसी तल पे बने हुए हैं या नहीं? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये होता है अपवर्तन का पहला नियम। क्या होता है? पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन को एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन। और आपने त्रिकोण में जब आपको पढ़ाऊंगा, मैथ की क्लास भी इसी वीडियो लेक्चर में, क्षमा चाहता हूँ, मैथ की क्लास भी दोस्तों इसी चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी। आपका जो चैनल बनाया गया है स्टडी विद गोपी गोपाल, इस चैनल पे आप पढ़ेंगे इंग्लिश, मैथ और साइंस अच्छे ढंग से। या भविष्य में जो भी अगर बदलाव किया जाएगा तो आपको नोटिस दे दी जाएगी, आपको इसके बारे में मैसेज सूचना जरूर दी जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले विज्ञान, साइंस यानी कि गणित, मैथमेटिक्स यानी और इंग्लिश, इन तीनों विषयों के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से समझना। तो मैथ में मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ध्यान समझना। वैसे कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। जो वीडियोस मैंने दोस्तों त्रिकोणमिति के अपलोड किए हैं वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप जाकर के उनको ध्यान से पढ़िए ताकि जहां पे कॉन्सेप्ट न समझ में आए हर एक चीज को क्लियर करो। तो क्या था ये दूसरा नियम, ये होता है दोस्तों कि एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, क्या होता है? एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को हम बोलेंगे दोस्तों साइन, और आपतन कोण क्या हमारा आई, यानी कि साइन आई। समझ गए? आपतन कोण की ज्या, हिंदी साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई। और इस तरह से दोस्तों अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण आर होता है ना, लेकिन अगर हम बोल दें अपवर्तन कोण की ज्या तो अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आर। बिल्कुल सही है आप लोग, क्योंकि ये भी साइन आर हो जाएगा। अब देखना दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, यानी बटा लगा दिया, का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक n हमने बना दिया, इन नियतांक को कांस्टेंट मान सकते हैं। ये क्या होता है? कांस्टेंट। फिर से समझ लो, दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर के अनुपात, अनुपात यानी बटा, के अनुपात
नियतांक होता है। आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया है। और इस नियम को ही दोस्तों, इस नियम को हम लोग, ये जो नियम होता है अनुपात वाला, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, यानी कि स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या नियम हो गए दोनों? अपवर्तन के दोस्तों दो नियम है। पहला है आपतित किरण, ये वाली आने वाली किरण, आपतित किरण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, इस वाले कोण का, ये जो कोण है इसका साइन ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी ये वाला कोण की ज्या जो है, यानी आर का जो साइन है, साइन मतलब अनुपात लिया गया है कि ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, ये दूसरा नियम होता है। और इसी दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्हीं ने इस नियम को इस गणितीय रूप में सबसे पहले प्रदर्शित किया। और दोस्तों उन्हीं के आधार पे हम इसको बोलते हैं स्नेल का नियम।